नमस्कार दोस्तों। आज से हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है और कौन कौन से स्रोत है जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं और किस किन स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद पाषाण काल आएगा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और इसी तरह हम सीक्वेंस वाइज प्राचीन भारत को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम निशांत, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी। प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी 3 स्रोतों से मिलती है। सबसे पहले साहित्यिक साधन, उसके बाद पुरातात्विक साधन और विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक साधन जो है उसे 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनसे हमें हिस्ट्री के बारे में जानने में सहायता मिलती है और इन्हीं साहित्यों से हमें कई सारी घटनाओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसमें हम 2 धार्मिक साहित्य लौकिक साहित्य को पढ़ते हैं। उसके बाद पुरातात्विक साधन आ गए जिसमें हम सिक्के, अभिलेख और जो भवन है उसका अध्ययन करके हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या लोग इस्तेमाल करते थे और किस तरीके से उनकी वास्तुशैली थी। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें बहुत कुछ मिलता है क्योंकि विदेशी यात्री जो आए थे भारत में उन्होंने काफ़ी डिटेल में भारत की जो संस्कृति थी उनके बारे में ज़्यादा उनका फोकस था और इसी बारे में उन्होंने लिखा था। तो साहित्यिक साधन के बारे में हम पहले जान लेते हैं। साहित्यिक साधन के बारे में सबसे पहले हम वेद को पढ़ते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आर्यन जो आए थे उसके प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद हम जब 1500 बीसी से वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानते हैं क्योंकि सबसे पुराना वेद यही माना जाता है। और 1000 बीसी से जब 600 बीसी के बीच में हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं। तो ये 2 पार्टों में चलता है। ऋग्वेद सबसे पहले ऋग्वेद का अध्ययन, उसके बाद ये 3 वेद जो आए हैं उसका अध्ययन करते हैं। इनसे भी हमें बहुत कुछ मान्यताओं धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बौद्ध और जैन साहित्य से भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। जैसे बौद्ध का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो वहाँ से हमें 16 महाजनपद में जो भारत को बांटा गया था उसके बारे में हमें जानने में सहायता मिलती है इस ग्रंथ से, बौद्ध के ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय से। लौकिक साहित्य जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनियाँ होगी, कल्पनाओं से भी हमें बहुत कुछ आम जनमानस यानी कि आम लोगों के बारे में जानने को मिलता था। तो इन सभी का अध्ययन करके इतिहासकार प्राचीन काल और इसके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ये कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे रचना और रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। मृच्छकटिकम की इसने रचनाकार कौन थे? शूद्र। ये सीधे मेल करने के लिए आपको आ जाएगी कि इसकी रचना किस रचनाकार कौन है। रचना दे देंगे और रचनाकार को दे देंगे, उसके मेल करने के लिए आएगा कि इसकी रचना किसने की थी। जैसे अष्टाध्यायी की पाणिनि, अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त, हर्षचरित्र बाणभट्ट, रामचरित्र, संध्याकन, नंदी। तो ये विषय, इसके जो विषय तथ्य ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते, रचना और रचनाकार के ही बारे में पूछा जाता है, पर आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है पेपर में। ये कुछ रचनाकार है, इसे आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। उसके बाद पुरातात्विक साधन आते हैं जैसे अभिलेख हो गए, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अभिलेख दिखाई देते थे। ये पत्थर के टुकड़े पे लिख दिया जाता था, यानी कि कोई शासक अपने प्रजा को कोई संदेश देना चाहता है तो उसके बारे में वो लिखवा देता था और किसी स्थान पर इसे लगा देते थे ताकि आते जाते लोग इसे पढ़ सकें। तो इसके काम आते थे। जो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो कोई यानी कि मध्य एशिया से मिला है। अब मध्य एशिया कहाँ पे है? ये हमारा इंडिया है। इसके हम नॉर्थ साइड में जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो मध्य एशिया कहलाता है। तो इससे हमें वो कोई यानी कि सबसे पुराना अभिलेख मिला है। इससे ऋग्वेद की तिथि जानने को मदद मिलती है और जो हमारे देवता थे वरुण, जो इंद्र वगैरह, इससे ही हमें पता चलता है देवताओं के बारे में। भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अशोक के ही हैं। अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख इंडिया में हैं। तो उसमें मास्की और गुर्जरा, मास्की कर्नाटक में और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है।
प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक नाम का उल्लेख सिर्फ 2 ही अभिलेख है जहाँ पर उसे मिलता है, मास्की और गुर्जरा में अशोक नाम का अभिलेख मिलता है। बाकी सारे अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि कौन से अभिलेख है जहाँ पर अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा में, तो बाकियों में प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो आप इसे याद रखिए। ये कुछ अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे, उनकी जो लिपि थी उसके बारे में बताया गया, यानी कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि में लिखे गए थे। तो इन लिपियों में उसके अभिलेख लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिसेंट ने 1837 में पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इस तरीके से। इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिसेंट ने 1837 में पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ अभिलेख दिए गए हैं। ये अभिलेख आपके पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्वालियर अभिलेख के बारे में आ गया है पहले भी। तो ग्वालियर अभिलेख किस शासनकाल में इसे बनाया गया था, तो भोज प्रतिहार के शासनकाल में इसे लिखवाया गया था अभिलेख को। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी वालश्री के शासनकाल में। फिर आ गया प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के शासनकाल, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के शासनकाल में। तो ये सब ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पारसी पोलित और बेहिस्तून अभिलेख। ये पारसी पोलित और बेहिस्तून अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी का जो एरिया था, यानी कि उत्तर पश्चिमी का जो एरिया था, सिंधु नदी जहाँ से बहती है, उस पे ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने अधिकार कर लिया था। इन अभिलेखों से ये पता चलता है, यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी के आसपास का इन्होंने आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसे कब्जे में ले लिया दारा प्रथम ने। इस अभिलेखों से हमें पता चलता है, पारसी पोलित और बेहिस्तून अभिलेखों से। उसके बाद आता है स्मारक और भवन। महलों की जो शैली है, मंदिरों की शैली से हमें उसके वास्तुकला के बारे में पता चलता है। वास्तुकला की 3 शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में जो कला की शैली है उसे नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में जो कला शैली अपनाई जाती है उसे द्रविड़ शैली, और इन दोनों का मिक्सअप जो शैली कहलाती है वो बेस्तर शैली कहलाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, नागर शैली इस तरीके से दिखाई देती थी, द्रविड़ शैली जो थी इस तरीके से दिखाई देती थी, और बेस्तर जो इन दोनों का मिक्सअप है वो इस तरीके से दिखाई देती थी। तो इन वास्तुकला से हमें, इन मंदिरों की जो कला शैली से हमें इसके बारे में पता चलता है। ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि उत्तर भारत में कौन सी शैली अपनाई जाती है, तो नागर शैली, इधर दक्षिण भारत में द्रविड़, और दोनों का मिक्सअप जो होता है वो बेस्तर शैली कहलाई जाती है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। सिक्कों से हमें राजनीतिक इतिहास लिखने में सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है। जो सिक्के, चिन्ह वाले सिक्के होते हैं जिसपे चिन्ह अंकित होता है, उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं, यानी उनमें कोई लेख नहीं लिखा होता है। चिन्ह वाले सिक्के जो होते हैं उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। जब उत्तर पश्चिम के इलाके में बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया था तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए थे, यानी कि उत्तर पश्चिमी इलाके में यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया था तो उसने लेख वाले सिक्के चलाए थे उन्होंने। तो उनको देखकर भारतीय शासकों ने भी लेख वाले सिक्के चलाना आरंभ कर दिए। अधिकतर जो शासक थे उन्होंने अपनी आकृति बनाई सिक्कों पे, जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, यानी कि उनकी लेन देन व्यवस्था जानने को मिलती है। उस शासनकाल में जो प्रचलित सिक्के थे वो आज तो मिले हैं, उनसे हमें राजनीतिक इतिहास को बहुत ही गहराई से जानने में मदद मिलती है। जैसे इस तरीके से आहत सिक्के दिखाई देते थे, ये चांदी के सिक्के इस तरीके से दिखाई देते, यानी कि कोई पैटर्न बना होता है, उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। और लेख वाले सिक्के कुछ इस तरीके से दिखाई देते होंगे, इन पे लेख लिखे हुए हैं, तो इनसे हम राजनीतिक इतिहास जानने के बहुत सहायता मिलती है। उसके बाद आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूनान और रोम के लेखक, चीनी यात्रियों को चीन से आए थे यात्रियों का विवरण, और अरब यात्रियों का विवरण। यूनान और रोम के लेखक जो थे उसमें हेरोडोटस और टीसीएस सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने अपनी जो भारत के विषय में जानकारी लिखी है ये ईरान से प्राप्त की है। ये ईरान से इन्होंने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसे लिखा है। पर हेरोडोटस और टीसीएस के जो लेख मिले हैं वह काल्पनिक लेख है, पर जो यूनानी लेखक जो सिकंदर के साथ आए थे, जैसे नियारकर्स यानी कि अनेसिक्रेटियस, अरिस्टोबुलस, ये सारे जो लेखक आए थे इनके जो लेख इन्होंने लिखे वो इन पे हम
ये भरोसा कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ घटनाएं असली सही में लिखी है, इंडिया के बारे में सही विवरण किया है। पर जो यूनान के लेखक है ये दो, इनसे इनके काल्पनिकता के बारे में हमें पता चलता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिका जो लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, एक लाइन क्वेश्चन बन जाए, वन लाइनर के क्वेश्चन बन जाएंगे कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। इंडिका पुस्तक आज नहीं है, पर इसके आधार पर कई सारे लेखकों ने अपने भारत के बारे में लिखा है। चीनी यात्रियों में फाहियान, ह्वेनसांग और इतिसंग, यानी कि ये 3 यात्री थे सबसे इम्पोर्टेंट। फाहियान जो था वो 5वीं ईस्वी में भारत में आया था और 14 वर्ष भारत में रहा था। इसने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के स्थिति के विषय में देखा था, यानी कि ये भारत में आया था और बौद्ध धर्म किस तरीके से यहाँ पे फैल रहा था उसकी स्थिति को जानते हुए इसने लिखा था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 16 वर्ष भारत में रहा। इसने धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया, पर सबसे ज़्यादा ह्वेनसांग जो था वो धार्मिक अवस्था के बारे में इसने ज़्यादा विवरण किया था। राजनीतिक व्यवस्था की थोड़ी ही मिलती है इसके लेखों में। तो इन्होंने सारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया कि किस तरीके से यहाँ पे मान्यताएँ बनाई है और किस तरीके से यहाँ पे लोग धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, उस पर ज़्यादा इनका फोकस था। अरब यूनान के जो यात्री थे उनमें सुलेमान, अल-मसूदी और अबूरुहान, ये सारे अरब यात्री थे। सुलेमान जो थे तो वो 9वीं ईसा पूर्व में मध्य भारत में आया था। तो तथा इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा था। तो सुलेमान पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में इसने जानकारी दी है। अल मसूदी जो था 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा और उन्होंने राष्ट्रकूटों के बारे में अपने लेख लिखे। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट तो क्या थे, त्रिपक्षीय संघर्ष के इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अबूरुहार आया। अबूरुहार को अलबरूनी भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अलबरूनी है। इसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत के बारे में जो जानकारियाँ इसने बड़े डिटेल से लिखी है अपने ग्रंथ में, जो तहकीक उल हिंद इसका ग्रंथ है। इसमें भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहासकार जो है इन सभी के लेख, जो अरब यात्रियों के लेख को देख के, पुरातात्विक साधनों को देख के और जो धार्मिक साहित्य जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके आधार पर इतिहास के बारे में लिखते हैं। और इनके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में कुछ लिखित साक्ष्य हमें ज़्यादातर तो भारत में मिले हैं, पर वो बहुत ही गूढ़ लिपि में है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कुछ लेख मिले हैं, तो उनकी लिपि ज़्यादा कठिन है, जिसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इन्हीं सभी के अध्ययन से इतिहासकार प्राचीन इतिहास के बारे में अंदाज़ा लगाते कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था चली होगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने देखा कि प्राचीन भारत के स्रोत जो हैं, जहाँ जहाँ से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, तो किन किन स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर जो होगा वो पाषाण काल से शुरू होगा। अगला लेक्चर आपका पाषाण काल से आएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे और वैदिक काल जो 1500 BC से शुरू होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी को सेफ रखिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।